हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे स्टूडेंट से मुलाकात करने वाले हैं जो 12th के जस्ट बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं। आज उनसे मुलाकात करेंगे कि आपको ये कोई भी नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए किसने आपको गाइडेंस दिया। तो आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हो और अभी तक 12th के जस्ट बाद में आपने कितने एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो आज उनसे मिलते हैं और उनका रूम के बारे में, उन्होंने रूम को कैसे मेंटेन कर रखा है और यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं तो उनका कितना बजट हो जाता है और उन्होंने ग्रेजुएशन उनका कहाँ से चल रहा है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। चलो चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गंभीर सिंह है और मैं राजस्थान के ज़िले धौलपुर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, जैसा मैं आपको बताऊं, आज मैं अपने रूम के टूर बताऊंगा, आपका रूम का टूर कराऊंगा कि किस प्रकार मैं इस रूम में रहकर अपनी परीक्षाओं की कंपटीशन तैयारी कर रहा हूं। और मैं आपको अपनी कुछ स्ट्रेटजी और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो एक स्टूडेंट को शायद कोई भी तैयारी, कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। और ये भी बताऊंगा कि हमको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या कोई भी हो, उसके दौरान किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो बताता हूँ आइए। तो जैसा दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा रूम जो है टेबल है जहाँ मैं पढ़ता हूँ और ये मेरी कुछ बुक्स हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। कुछ इंग्लिश मीडियम की हैं, हिंदी की भी हैं, लेकिन रिसेंटली अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, इसमें ज्योग्राफी में पढ़ रहा हूँ। मेरे कुछ हैंड में नोट्स भी हैं जिसको मैं पढ़ने के समय लिखता हूँ। एटलस है और मेरी जो सब चीज़ें हैं, मैप है जो मैं लगा रखा है, कहीं ना कहीं ये मेरे को हेल्प करते हैं मेरी पढ़ाई में। कोई भी डाउट होता है मैप से संबंधित तो मैं एटलस का यूज़ करता हूँ और मैप है मैं उनका यूज़ करता हूँ। और जो मेरी कुछ बुक्स हैं, जैसा आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी है, कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम की इंग्लिश है और ये मेरे नोट्स हैं, आप देख सकते हैं, जो एनसीईआरटी नोट्स, क्योंकि अभी मैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की तैयारी कर रहा हूँ और उनके सिविक्स से और 12th तक की फिजिकल है, जो भी ज्योग्राफी है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आज पढ़ी है, मैंने ये 11th की है फिज़िकल एनवायरनमेंट, जिसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इसके नोट्स भी तैयार कर रहा हूँ। साथ ही साथ मेरी कुछ ये मैप्स वर्क हैं जिसके सहायता से मैं पढ़ता हूँ। ये आप देख सकते हैं, जिसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आती है जिसको, क्योंकि हम मैप पढ़ते हैं तो उसको सबसे ज़्यादा अगर हम उसको प्रैक्टिस करते हैं तो हमको इजी याद हो जाता है और हम उसी को भी भूलते नहीं। तो ये मेरे मैप वर्क है, मैप बुक, इससे मैं इसकी सहायता भी लेता हूँ। और मेरी कुछ बुक्स हैं, करंट अफेयर है और ये न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, जिसको भी टाइम मिलता है तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, जिससे करंट में क्या चल रहा है और क्या उस वोकैब्युलरी है वो भी मैं इसको धीरे धीरे इससे सीख रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरा आज का पूरा विस्तार जो मैं आपको बताया धीरे धीरे। और जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरी किचन है। जैसे मैं यहाँ फ्लैट में रह रहा हूँ, ये मेरी किचन है जहाँ खाना पीना बनाता हूँ। और मैं अभी रिसेंटली मैं अकेला ही हूँ, क्योंकि जो मेरे साथी दोस्त हैं वो अभी चले गए हैं कोरोना की वजह से, अभी लॉकडाउन लगा। लेकिन मैंने समझा कि मैं यहाँ रुकूँ और अपनी पढ़ाई यहाँ पर जारी रखूँ मेरा, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए बहुत ही अच्छा समय है पढ़ने के लिए। तो मैं इसी वजह से घर नहीं गया और सब लोग मेरे दोस्त हैं वो भी घर पे चले गए हैं लॉकडाउन की वजह से। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर रुका हूँ और अपनी पढ़ाई जारी कर रहा हूँ। हाँ, तो भैया आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमें थोड़ा अवगत कराइए। शुरुआत से मेरी जो शिक्षा है वो 6वीं क्लास से जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर में हुई। वहाँ से मैंने 6वीं से 12वीं तक पास की और उसके बाद मेरे 12th में भी अच्छे मार्क्स रहे। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे हमारे सीनियर लोग हैं वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं जिनकी 90+ और अच्छी % मार्क्स होते हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊँ, मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं और मैं भी जो मेरे सपने हैं उसको साकार कर सकूँ। तो इसी की वजह से मैंने लोगों से प्रभावित हुआ, कुछ लोगों से सीनियर लोग हैं उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये शिक्षा के लिए एक अच्छा एक डेस्टिनेशन प्लेस हो सकता है आपके लिए। तो मैं इसी वजह से मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरा और मेरा भाग्य अच्छा था कि मेरा फर्स्ट कट ऑफ में ही हो गया था। और मैं अभी रिसेंटली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की रामजस कॉलेज है उसमें मैं पढ़ रहा हूँ और उसी में मेरी तैयारी चल रही है। अच्छा, तो भैया जैसा कि आपने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय से आप पढ़े हो, तो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आपको किसने प्रेरित किया?
हाँ, ये कह सकते हो, मैं जहाँ तक हूँ, जो आज आपसे मैं जो रूबरू हो रहा हूँ, तो उसका मैं पूरा टर्निंग पॉइंट और मेरी लाइफ का भी टर्निंग पॉइंट मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में रहा है। क्योंकि आप जानते ही हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनमें से 5-6 हज़ार लड़के एग्ज़ाम देते हैं और उसमें से 80 सेलेक्ट होते हैं। तो वहाँ मेरे लिए भी एक गर्व का विषय था कि इस वजह से मैंने वहाँ अपना अच्छे मार्क्स लाए और मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा ऐसा कोई मोटिवेशन सोर्स नहीं रहा नवोदय के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली में भी कोई नहीं पढ़ा। लेकिन एक चीज़ है, जब कुछ सुना इसके बारे में कि ऐसा भी विद्यालय है जो आपको सभी सुविधाएं एक जगह पे अवगत आपको प्रोवाइड कराता है, तो मैंने भी सोचा और फिर इसकी कुछ परसेंट है इसके स्पोर्ट बैकग्राउंड देखा मैंने, एकेडमिक रिजल्ट और सारी चीज़ें देखी। और फिर मेन चीज़ एक जो वो चीज़ें एसोसिएटेड होती है आपके लिए, जब मैं गांव से आता था तो देखा कि सामने ही ये स्कूल है, तो वहाँ लोग पढ़ते थे, खेलते थे, तो उस चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो इस वजह से मैंने फॉर्म भरा और मेरा फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो गया। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि आपका ग्रेजुएशन रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी चल रहा है, तो दिल्ली आने के लिए आपको यहाँ किसने प्रेरित किया आपको? हाँ, दिल्ली आने के लिए शुरुआत में तो जो सीनियर लोग हैं उन्होंने भी, लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरा एक टारगेट था कि अगर मेरा 12th में 90+ % रहता है तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ही उधर ही ज्वाइन करूँगा, और उससे कम रहता है तो बेस्ट कॉलेज मिलेगी, नहीं मिलेगी तो वो साउथ कैंपस की, तो वो मेरे लिए भी सही नहीं रहेगी। तो इस वजह से हमारे कुछ टीचर्स हैं नवोदय वाले, उन्होंने भी मेरे को बताया कि इस बारे में ऐसा है। सीनियर लोगों का बहुत इसमें अच्छा योगदान है, जो अभी भी रिसेंटली दिल्ली में पढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आप अगर अच्छा सा % हो इधर एडमिशन लीजिए, अच्छा बेस्ट कॉलेज है और आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगी। तो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल सर भी थे स्कूल के, और भी सारे लोग थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, और मैं यहाँ पर मुकाम तक आ पाया ना इसमें यूनिवर्सिटी तक। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि 12th के जस्ट बाद अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अभी तक आपने कितने एग्ज़ाम दे दिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के? नहीं, अभी तो कोई ऐसा खास एग्ज़ाम 1-2 दिए हैं जो नॉर्मल हैं, लेकिन मेरा शुरुआत से ही फोकस है, क्योंकि जैसे ही मैंने 12th की तो मेरे को यहाँ के जो अपनी तैयारी है वो चली रही, तो कंपटीशन के लिए मैंने शुरुआत कर दी। लेकिन अभी 1-2 एग्ज़ाम दिए हैं, एक RBI ऑफिस अटेंडेंट का दे के आया तो उसमें भी अच्छा रहा, और बस यही देखा कि उसकी ज़्यादातर है जो GS है और रीजनिंग, जो इंग्लिश जो हम प्रीवियस में जो NCERT पढ़ते हैं ज़्यादा उन्हीं से आता है, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं उनमें। तो आपको ये सब किसने बताया? क्यों लोगों को पता नहीं होता है कि 12th के जस्ट बाद में कैसे नौकरी लें, क्योंकि सब लोग फोकस करते हैं ग्रेजुएशन होने के बाद में अपन नौकरी लेंगे, ये सब किसी को पता नहीं होता। आपको सबसे पहले किसने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, जल्दी नौकरी लो आप? देखिए, जब हम नवोदय से पास आउट हो रहे थे तो हम लास्ट में जो हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय जी थे उनसे मिले थे, तो उन्होंने एक बात हमको बोली थी, बेटा आज के समय में कंपटीशन बहुत है, हम कहते हैं कि बड़ी तैयारी बड़ी नौकरी के लिए कीजिए, लेकिन सबसे पहले कोई छोटी नौकरी देखिए जिससे आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहते हो, और आपके जो घर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो कभी कभी इतना पैसा आपको प्रोवाइड नहीं करा पाते कि आप अपने बड़ी नौकरी तुरंत में तैयारी कर सको, क्योंकि आजकल पैसे से हर सब कुछ हो रहा है। तो शुरुआत में उन्होंने बताया कि बेटे आप जैसे भी जाओ कोई कंपटीशन की तैयारी करते रहना, और आपने NCERT अच्छी पढ़ी है। जैसा मैं मानता हूँ कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कोई भी हो उसमें 4 पार्ट रहते हैं, रीजनिंग, मैथ, GS और इंग्लिश है। तो हमारा जो NCERT हमने अच्छे से 11th 10th से पढ़ी हैं तो उसका कहीं सहारा मिला। तो लोगों ने बताया कि कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो गए हो, पढ़ने में अच्छे हो, तो वहाँ क्विट कर सकते हो और कोई आगे तैयारी कर सकते हो। तो आप यहाँ रह रहे हो तो मतलब कि आपका क्या क्या हॉबीज़ है? आप खेलते भी होंगे या सोशल मीडिया पे जुड़े हुए होंगे? हाँ, ऑब्वियसली है, हर कोई होता है आज के समय में तो सोशल मीडिया, लेकिन इतना भी नहीं है कि मेरी पढ़ाई में कोई भी उसमें बाधा है। ये है व्हाट्सएप है जो ऑफिशियली है आज के, तो कॉलेज के भी हम उससे जुड़े हुए हैं। फेसबुक है जैसे पुराने दोस्त लोग यार मित्रों से जुड़े रहते हैं। तो जैसे आप बात हॉबी की कर रहे तो एब्सोल्युटली क्रिकेट है। आई एम बिग फैन ऑफ क्रिकेट, एंड मैं बहुत खेलता हूँ और देखता भी हूँ। कभी कभी तो ऐसा भी था कि क्रिकेट इज़ एवरीथिंग फॉर मी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसको नहीं प्राप्त कर सका। कोई नहीं, लेकिन कोई ऐसा मेरे को उसका रिग्रेट नहीं है, लेकिन उसका हॉबी है। मैं बहुत खेलता हूँ, बहुत मैच देखता भी हूँ, क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। अच्छा, तो आपने बताया क्रिकेट का बड़े शौकीन हो, तो आपके वहाँ से कोई क्रिकेट में कोई गए हैं क्या? आप क्रिकेट के बारे में आपको उसने बताया? हाँ, देखिए आपने पूछा, जैसा देखो नवोदय में हम शुरुआत से जाते हैं तो हर चीज़ आपको बताते हैं कि पढ़ाई भी है, आपका एकेडमिक रिजल्ट है, आपका स्पोर्ट है, और भी जो आप कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, आप इंटरेस्ट हो। तो हमारे समय में हमारे भाई साहब थे, राहुल पारासर भाई साहब थे, बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते थे और बहुत अच्छे लेवल तक गए। जो आज आप मुंबई इंडियंस के लिए राहुल चहर जी को जानते हो, तो वो उन्हीं के अंडर में खेले हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट और गर्व की बात है कि हमारे विद्यालय से बहुत अच्छे क्रिकेटर निकले भी हैं, और लेकिन आगे नहीं जा पाए। लेकिन उन्होंने जो आज जो मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं, और भी जो खलील अहमद जो आप जानते हैं, उनके अंडर में पारासर भाई साहब ने कैप्टन
कैप्टनसी की है। और संदीप चौधरी भी जो भी हमारे थे, 2-4 हैं अच्छे क्रिकेटर और अभी भी निकलते हैं, SDFI प्लेयर, नेशनल प्लेयर बहुत हैं, अच्छा है नवोदय में। अच्छा, तो आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते हो मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक? नहीं, ऐसा कुछ खास टाइम टेबल नहीं है, लेकिन बस मैं ये मानता हूँ आप चाहे रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, जो आप चाहते हो इतने घंटे पढ़ना वो आपको मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा यही है कि सुबह 8-9 बजे तक तो एकदम सब चीज़ों से जो हैबिचुअल थिंग्स होती हैं उनसे फ्री होना, उसके बाद अपनी पढ़ाई करना और खाना पीना जाए, क्योंकि एक्चुअली अभी तो मैं अकेला ही रह रहा हूँ तो खाना पीना वो भी सब मैनेज करना पड़ता है, पढ़ाई भी मैनेज करनी पड़ती है। खास टाइम टेबल कोई इतना है नहीं, बस ये है कि अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो बनाए रखनी चाहिए हर एग्ज़ाम के लिए, और वो शायद मैं फॉलो कर रहा हूँ। अभी NCERT है वो पढ़ रहा हूँ मैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री है और रीजनिंग, इंग्लिश जो कंपटीशन के लिए ज़रूरी है वो भी मैं पढ़ रहा हूँ अभी। अच्छा, तो कुल मिला के आप कितना घंटे पढ़ाई के लिए दे देते हो? हाँ, ऑलमोस्ट यही है कि मैं 8 से या 10 घंटे मैं पढ़ लेता हूँ डेली, और वो शायद मेरे लिए सफिशिएंट है। ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है पर लेकिन जो मेरे को चाहिए, जो इतना मेरा टारगेट डेली का रहता है वो मैं अचीव कर लेता हूँ, वही मेरे लिए बहुत है। अच्छा, तो आप खाना खुद बनाते हो या कोई बनाने आता है? नहीं, अभी मैं खुद ही बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ जो मैं रह रहा हूँ फिलहाल इसमें किचन भी है, सब सामान भी है, तो मैं खाना खुद ही बना लेता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। और इस टाइम तो कोरोना का समय चल रहा है तो बाहर से मंगाना भी खतरे से खाली नहीं है, तो इस वजह से मैं खुद ही बनाता हूँ। अच्छा, तो आपका यहाँ रह रहे हो तो कितना मंथली कितना खर्चा आ जाता है मिनिमम? ये है कि हम जो 5 लड़के रहते हैं और सभी, एक अच्छी बात है कि हम सब नवोदय से हैं, हर एक दूसरे को जानते हैं हर तरीके से, एक ही कॉलेज में हैं, तो यही है। यहाँ इसका 12-13 हज़ार रुपये इसका रेंट देते हैं और वही है, खाना पीना पड़ जाता है। मतलब ये है कि टोटली हर पर स्टूडेंट आ जाता है 5-6 हज़ार रुपये महीना आ जाता है। कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा है, कोई अदर बुक्स है, कोई भी कुछ खर्चा आ रहा है, तो वो 5-6 हज़ार तो मिनिमम है, आ ही जाता है हमारा खर्चा एक महीने का। अच्छा, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हो? देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, जैसा मैं पर्सनली मानता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो NCERT हैं वो रियल में ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि NCERT तो GS आपकी कंप्लीट हो ही जाती है ऑलमोस्टली। आप ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है और जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो मैं NCERT शुरुआत से ही, मेरा जैसे चाचा मेरे को शुरुआत से ही गाइड करते रहे कि NCERT पे फोकस रखना चाहिए, तो मैं शुरुआत से ही NCERT पढ़ रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ। पहले हिंदी में पढ़ता था लेकिन अब मीडियम चेंज किया तो अब इंग्लिश में शुरुआत से करना पड़ रहा है। तो यही है कि आपकी GS है ऑलमोस्टली यहाँ पे NCERT से कंप्लीट हो ही जाती है। रीजनिंग है तो आप, जैसा हम तो नवोदय में पढ़े तो शुरुआत से जो कुछ एग्जाम होते हैं NTSC, STSC, जो भी कुछ फाउंडेशन जो एग्जाम होते हैं तो उनसे शुरुआत में रहती है। तीसरी बात आती है इंग्लिश, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश इतना वीक भी नहीं है, लेकिन इंग्लिश में ग्रामर है तो वो पढ़ना पड़ रहा है। मैथ है तो मैथ के लिए तो आपको शुरुआत से 0 से उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आर्ट्स से हूँ तो मेरे को मैथ पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो इसी वजह से मैं चारों चीज़ों को इक्वल में प्रोपोर्शन में टाइम देता हूँ और पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है, जो आप मतलब अभी तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद में आपने क्या सोचा है? अभी तो देखिए, हम कोई भी कार्य करने से पहले अपना फैमिली बैकग्राउंड क्या है वो भी सब देख लेना चाहिए, और फैमिली आपसे क्या चाहती है वो भी देखना चाहिए। जी। तो मैं अपनी खुद की पर्सनल बताऊं तो अभी ये है कि मेरा फोकस अभी 1-1.5 साल अभी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता रहता हूं, और मेरा जो UPSC तो मैं टारगेट है ही, वो तो मुझे अचीव करना ही है, लेकिन उसके लिए मैं अभी NCERT वगैरह जो शुरुआत में सब लोग गाइड करते हैं वो पढ़ रहा हूँ, और कंपटीशन के लिए मैथ, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जो सभी मतलब दोनों मेरी तैयारी चल रही है। लेकिन मेरे लिए जहाँ तक है, पहले मेरे को कोई कंपटीशन, कोई नौकरी गवर्नमेंट देखनी है, उसको क्विट करके और अपने मेरा जो फ्यूचर प्लान है UPSC वो मैं करूँगा। अच्छा, तो आप न्यूज़पेपर कोई फॉलो करते हो? हाँ, अभी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ रहे हैं। अभी इंडियन एक्सप्रेस है और जो भी यहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर आते हैं वो पढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस है, कभी कभी हिंदू आ जाता है तो वो भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी जहाँ तक मेरे को लगता है वो इतना अभी ज़रूरी नहीं है। जैसे ही आप UPSC का प्री दोगे उससे 1 साल पहले का जो करंट मांगते हैं वो तो पढ़ना चाहिए, लेकिन एज ए अपने करंट से जुड़े रहने के लिए मैं 2-4 न्यूज़पेपर हैं जो फॉलो करता हूँ और करंट की सब चीज़ों से जुड़ा रहता हूँ। अच्छा, जैसा कि आपने बताया अभी तक आपने 12th के जस्ट बाद में 2 एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनके एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस और पॉइंट व्यू कैसे रहे, थोड़ा बहुत आप बताइए ना ऑडियंस को। एक्सपीरियंस यही है कि जो कंपटीशन है आज बहुत ही ज़्यादा, ये चीज़ तो मैं शायद हर बार ही बोलूँगा, तो उसमें जो क्वेश्चन को एक घुमाया जाता है ना, पूछने का उनका तरीका वो बहुत ही अलग है, और वो बंदा वही कर पाएगा जिसको एक उसका बेस पता होगा, उसको कैसे भी क्वेश्चन को मोड़ दे, कैसे भी कर दे उसको आंसर, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ा है। किसी चीज़ को पढ़ना और एक अच्छे से पढ़ना दोनों में अंतर है। तो उसमें क्वेश्चन में आजकल कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें पूछने का जो तरीका है उनको थोड़ा सा घुमाते हैं, क्योंकि कंपटीशन है, उन लोगों को उतनी लोग लेने हैं, तो इस वजह से क्वेश्चनों को घुमाते हैं। तो मेरा यही है, ऐसा कोई राय नहीं है, लेकिन यही है कि क्वेश्चन जिस चीज़ को पढ़ रहे हो उसका 360 आना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैसा भी हो। और थोड़ा सा ये है कि NCERT से अच्छा क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने देखा है।
इंग्लिश भी है और वो से भी है, तो इतना खास वो नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है तो सब चीज़ों को 360 तरीके से देखना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन जो उनका पूछने का तरीका है उसको भी फॉलो करना चाहिए, वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जो मैं एग्ज़ाम दे के आया उन्होंने ऐसा ही किया, क्वेश्चन था लेकिन उन्होंने पूछा कुछ अलग तरीके से था। अच्छा, तो आप अंत में क्या सजेशन देना चाहेंगे जो अभी स्टूडेंट सुन रहे हैं, तो उनको आप स्पेशली क्या कहना चाहेंगे मैसेज? देखिए, मेरा कोई ऐसा स्पेशल सजेशन नहीं है, लोगों को फॉलो ही करना चाहिए। बस ये है कि अभी सिर्फ इतना ही है कि मैं जहाँ तक मानता हूँ कि एनसीईआरटी को बहुत ध्यान देना चाहिए, कोई भी एनसीईआरटी हो, क्योंकि एनसीईआरटी जैसा मानते हैं बेस होता है और वही आपकी जीएस को एक 80-90% जीएस आपकी वही कंप्लीट करा देता है। अगर आप मैथ से हैं तो मैथ बैकग्राउंड से हैं तो मैथ तो आपका अच्छा ही हो, लेकिन हम तो आर्ट्स से हैं तो मैथ को भी ध्यान देना है। इंग्लिश है, इंग्लिश में ग्रामर हैं, जो भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ध्यान देना चाहिए और एक कंसिस्टेंसी बना रहना चाहिए। जैसा मैं मानता हूँ, आप 1 महीने पढ़ते हैं, उसके बाद 10 दिन आप छोड़ जाते हैं तो आपको जीरो से शुरू करना पड़ता है। आपको अगर एक से दूसरे को बॉन्ड बनाने के लिए, एक से दूसरे को रिलेटेड करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी बनाना पड़ेगा और वो ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हम 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो हमको शुरुआत से जीरो से उठाना पड़ता है, तो उसमें लॉस भी होता है और हमारा टाइम भी ख़राब होता है। तो मेरा यही सजेशन है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखें और स्पेशल एनसीईआरटीओं को फॉलो करें, एनसीईआरटी हैं उसको फॉलो करें। वो आपके लिए एक तो यूपीएससी के लिए, बेस के लिए और आपका जो भी कुछ जीएस है उसके लिए भी कंप्लीट कराने में सहायक बनेगी। शुक्रिया भैया, आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।